इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अध्याय 2 पत्रकारिता के विविध आयाम भाग 3, जिसमें हम टकराव या संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे कि टकराव या संघर्ष कोई होता है तो वह समाचार चाहे खबर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो टकराव या संघर्ष, किसी घटना में टकराव या संघर्ष का पहलू होने पर उसके समाचार के रूपों में चयन की संभावना बढ़ जाती है। मतलब कोई भी घटना या टकराव होता है तो उसके पहलुओं में मतलब क्या बीता, क्या हुआ, क्या कारण था, उसकी संभावनाएं खबर बन सकती है, क्योंकि लोगों के टकराव या संघर्ष के बारे में जानने की स्वाभाविक दिलचस्पी होती है कि हम जाने कि वहां पर होता क्या है। समझो कि आपके क्षेत्र में कभी दंगा हो गया, आपको लगेगा कि दंगा में हुआ क्या, क्यों दंगा हुआ। आप सोशल मीडिया से पूछोगे, फोन लगाकर पूछोगे, इंटरनेट सेवा आजकल बंद करिए दिए जाते हैं। इंटरनेट सेवा बंद होता है तो मतलब टेलीकॉम कंपनी को जबरदस्त फायदा होता है, लेकिन उसी में 4-5 को टावर कोई फोड़ दिया, मजा आ जाएगा। तो देखो, धरना प्रदर्शन करने का कैसे, धरना प्रदर्शन लोग गलत कर देते हैं। मैं सिखाता लेकिन नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि धरना करने के लिए मैं नहीं सिखाता, धरना को सल्टाने के लिए सिखाता हूं। इसकी वजह यह है कि टकराव या संघर्ष का उनके जीवन पर सीधा असर पड़ता है, सीधा। वे उससे बचना चाहते हैं और इसलिए उनके बारे में जानना भी चाहते हैं। यही कारण है कि युद्ध और सैनिक टकराव के बारे में जानने की लोगों में सर्वाधिक रुचि होती है, इच्छा होती है कि भैया अब जाने युद्ध हुआ, क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, कितने टैंक टूट गए, कितने एयरप्लेन खत्म हो गए। और लोग जानते हैं और कुरकुरा भुजिया खाते हैं और चाय पीते हैं। हमारे संस्कृति में यह लिखा है कि किसी के मरने की खबर हमें मिलता है तो उस दिन हम खाना नहीं खाते हैं। लेकिन लोग बोलेगा क्या, हमारे कुल का थोड़े है, हमारे घर का थोड़े है, हमारे खानदान का थोड़े है। ऐसे ही बोलकर लोग टालेगा और अपने रीति रिवाज का सब कर्म कर देता है ये लोग। लेकिन टकराव का अर्थ केवल खून खराबा या खूनी संघर्ष ही नहीं होता है। टकराव का मतलब यह नहीं होगा कि हमेशा मारपीट, एकदम संघर्ष, लड़ाई पिटाई चले, बल्कि खेलों में जब दो टीम आपस में मुकाबला करते हैं तो वह भी संघर्ष होता है, वह भी खबर हो जाता है, समझे। या चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक संघर्ष होते हैं तो उसे भी जानने में लोगों की उतनी ही दिलचस्पी होती है जितना हर जगह पर होता है। अब आता है महत्वपूर्ण लोग कौन कौन होते हैं, बताते हैं। मशहूर और जाने माने लोगों के बारे में जानने की आम पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं में स्वाभाविक इच्छा होती है। जो लोग महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे मशहूर होते हैं, उनके बारे में जानने के लिए कि भैया उसके बारे में कुछ तो जाने। तो पाठक, पढ़ने वाले, देखने वाले, चाहे उसके फैंस जितने भी हो गए, चाहे कोई समझने वाला हो गया, तो उसकी इच्छा होती है कि हम उसके बारे में जाने। कई बार किसी घटना से जुड़े लोगों के महत्वपूर्ण होने का कारण यह भी है कि समाचारीय महत्व बढ़ जाता है। जैसे अगर प्रधानमंत्री को जुकाम हुआ भी हो, तो यहाँ पर लिखा है कि अगर प्रधानमंत्री को जुकाम भी हो गया तो यह खबर होता है। अभी हमने 10 साल में यह कभी नहीं सुना कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तबीयत खराब हो गया, उनको बुखार आ गया, उनको ये हो गया, 73 वर्ष उनका उम्र हो चुका है। कितना? 73। कभी उनके पैरों में सूजन है, कभी उनके अटरी दर्द कर रहा है, कभी उनका हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसा तो मैंने खबर ही नहीं सुना। अब घर में मैं बात करता हूं तो घर में लोग बोलते हैं, अरे वो तो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री रह चुका था, तो वो तो बहुत दिनों से अपना इलाज करवाते रह रहा है, सैकड़ों डॉक्टर उसके आगे पीछे हैं, इसलिए उसको कभी तबीयत खराब नहीं होता है। ऐसा बात नहीं होता है कि जो अपने आप को फिट रखेगा तबीयत खराब नहीं होगा। इसी तरह किसी फिल्मी सितारे या क्रिकेटर खिलाड़ी का विवाह भी खबर बन जाती है या बन सकती है। कोई भी फिल्मी सितारे, चाहे किसी भी क्रिकेटर का शादी भी होता है तो लोग, ये मीडिया वाले बड़े शोर से चिल्ला कर बोलते हैं आज इनकी शादी है, लगता है कि इनको इनवाइट मिला है कि भैया आओ खा कर जाना, जबकि यह एक नितांत निजी आयोजन होता है। क्या होता है? निजी आयोजन होता है कि भैया हमारा शादी है यहाँ पर, लेकिन मीडिया वाले उसको सार्वजनिक बना देते हैं। दरअसल लोग यह जानना चाहते हैं कि मशहूर लोग
उन मुकाम तक कैसे पहुंचे हैं। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि ये इतना ऊपर कैसे गया, उनका जीवन कैसे होता है, कैसे जीते हैं वो लोग, और विभिन्न मुद्दों पर, अलग अलग बातों पर उनके क्या विचार होते होंगे, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन सा बिल्डिंग है, कितने का बिल्डिंग है, और क्या क्या फलना चिलना सब। लेकिन कई बार समाचार माध्यम महत्वपूर्ण लोगों की खबर देने के लोभ में उनके निजी जीवन की सीमाएं लंघ जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि लेकिन कई बार समाचार माध्यम महत्वपूर्ण लोगों की खबर देने में अपनी सीमाओं को लांघ जाते हैं। यही नहीं, महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानकारी देने के नाम पर कई बार समाचार माध्यम अफवाहों और कोरी गप को, मतलब फालतू की बातें प्रकाशित या प्रसारित कर दिखाई पड़ने लगते हैं। यहाँ पर कि दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी सीमाओं को कैसे लांघ सकते हैं, और गलत बातों को वो क्या करते हैं, प्रसारित या प्रकाशित कर देते हैं। उसके बाद आता है उपयोगी जानकारियां। उपयोगी जानकारी में आ जाएगा लोग जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो उपयोग वाले हैं। अनेक ऐसी सूचनाएं भी समाचार मानी जाती है जिनका समाज के किसी विशेष तबके के लिए खास महत्व हो सकता है। मतलब यहाँ पर है जिनका समाज के किसी विशेष तबके के लिए, कोई विशेष तबका हो कि कोई विशेष मोहल्ला हो, खास महत्व हो जाता है, मतलब वो खबर बन सकता है वहां का। ये लोगों की तत्कालिक उपयोग के, यहाँ पर दिया जा रहा है, ये लोगों की तत्कालिक उपयोग की सूचनाएं भी हो सकती हैं। मसलन स्कूल कब खुलेगा, किसी खास कॉलेज में बिजली कब बंद होगी, ये सब खबर हो सकता है। पानी का दबाव कैसा रहेगा, पानी कितना बढ़ेगा, मौसम कितना खराब होगा, वहां का मौसम कैसा रहेगा, इत्यादि ये सब खबर है। ये सब उपयोगी जानकारियां हैं जिससे लोग सचेत हो जाते हैं, समझ जाते हैं। ऐसी सूचनाओं का हमारे रोजमर्रा के जीवन में काफी उपयोग होता है। जैसे में मौसम खराब होने वाला है, ठीक है भैया, हम ऐसा सामान नहीं रखेंगे जिससे हमको हानि हो जाएगा, और इसलिए उन्हें जानने में आम लोगों की सहज दिलचस्पी होती है। आम लोग उसमें खूब अच्छे से मिलजुल कर रहना चाहते हैं कि हमें कुछ जानकारी तो मिल जाएगी, और मिल जाती है तो हमारा फायदा हो जाता है। अब आता है आलोचना। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ता आदमी को काट ले तो वह खबर नहीं होता है। कुत्ता अगर आदमी को काट ले तो खबर नहीं होता है, अगर आदमी कुत्ता को काट लेवे तो वह खबर है। यानी जो कुछ स्वाभाविक नहीं है, जो कुछ साधारण नहीं होता है, या किसी रूप में असाधारण है, वह समाचार है। जो बात असाधारण है वही समाचार है, क्योंकि जब आदमी कुत्ते को काटता है तो लोग उसको पागल बोलेंगे और उठाकर मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा देंगे। निश्चय ही अनहोनी घटनाएं समाचार होती हैं, जो अचानक से होती है, अनहोनी हो जाता है। कोई चल रहा है, सामने से कोई गाड़ी ठुक गया, और गाड़ी दिख नहीं रहा है कैमरा में, लेकिन ठुक गया, तो ये क्या हो जाता है, ये समाचार हो सकता है। जैसे मैं अभी बागेश्वर बाबा के पास सब कोई जाकर अपना अपना प्रकांड पंडितई सब झाड़ चुका है, और बागेश्वर धाम के जो वहां के बाबा हैं, क्या नाम है, धीरेन्द्र शास्त्री, उन सबको पठार चुके हैं और बोले हैं कि मेरे द्वार पे मत आना अगर ऐसा फालतू की बात करना है तो। लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन समाचार मीडिया को इस तरह की घटनाओं के संदर्भ में काफी सजगता बरतनी चाहिए। अन्यथा कई मौकों पर बहुत सारे मौके होते हैं, यहाँ देखा गया है कि इस तरह के समाचारों ने लोगों में अवैज्ञानिक सोच और अंधविश्वास को जन्म दिया है। जब हम किसी बात को बताते हैं अगर बिना सबूत का, तो ये अंधविश्वास हो सकता है। कई बार यह देखा गया है कि किसी विचित्र बच्चे के पैदा होने की घटना एक समाचार चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ से काट कर किसी अधिक अंधविश्वास संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कहीं पर एक बच्चा विचित्र पैदा हो गया, दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, मुड़ी है, बरका है, 3 गो आंख है, 4 गो हाथ हो गया, 2 गो पैर हो गया, 4 गो पैर हो गया,
तो लोग मानते हैं कि वो भैया भगवान का अवतार हो गया। गजब हाल है। लेकिन वो भगवान का अवतार नहीं होता है। आपको कृष्ण और शिशुपाल की कहानी याद होगी। शिशुपाल जब जन्म लिया था तो उसका 3 गो आंख था। कितना? 3 गो आंख था। और भगवान नारद मुनि वहां पर आकर बोले कि जिसके हाथों में जाएगा और इसका तीसरा आंख नीचे गिर जाएगा वही इसको मारेगा, वही इसको मार भी सकता है। तो जैसे श्री कृष्ण भगवान गए वहां पे, शिशुपाल की जो माँ थी उनकी बुआ लगती थी। क्या लगती थी? बुआ लगती थी। ठीक है। तो हुआ क्या कि बुआ तो लगी, लेकिन जैसे कृष्ण हाथ में लिए तो उसका आंख नीचे गिर गया। तो बुआ को वचन दिए थे कि शिशुपाल के 100 गलतियों को हम माफ कर देंगे। कितना? 100 गलतियों को हम माफ कर देंगे। लेकिन एक बार जब इंद्रप्रस्थ में उनकी पूजा हो रही थी तो शिशुपाल 100 गलती कर चुके और उनका गला काट दिया गया। तो ये क्या हो गया? ये अंधविश्वास नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन बहुत सारा बात होता है जो अंधविश्वास में प्रस्तुत कर दिए जाते हैं सामने। जैसे में आ जाए भूत प्रेत के किस्से, कहानी समाचार नहीं हो सकते हैं। भूत प्रेत का किस्सा हो जाए समाचार नहीं हो सकता है। लेकिन आज की मीडिया वाले दिखाते हैं कि इस रोड में भूत है, इस कब्रिस्तान में भूत होते हैं, यहाँ पर भूत जागृत होते हैं। मैंने बहुत सारा ऐसा कवरेज देखा है, कोई आम बात है ये तो। किसी इंसान को भगवान बनने के मिथ गढ़ने से भी समाचार मीडिया को बचना चाहिए। किसी को भगवान बना देने का गलत फहमी चाहे अंधविश्वास रचने से भी मीडिया वाले को बचना चाहिए। मीडिया वाले किसी को भगवान बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा ये हो रहा है, वहां पर इतना लोकप्रिय तो है ही, लेकिन चमत्कार हो रहे हैं तो लोग चमत्कार को मानते हैं कि वो भगवान है। इसमें आसाराम बापू, नारायण साईं, राम रहीम, ये सब रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं, भगवान नहीं है। लेकिन आज भी कुछ भक्त हैं जो उनको भगवान मानते हैं। अधिकतर रेपिस्ट तौर पे देखोगे तो 4 ही लोग मिलेंगे जो साधु संत हैं, चाहे एक हो गया मौलवी चाहे मौलाना। अधिकतर 4 को ये प्राणी मिलते हैं बलात्कारी, चाहे किसी नेता का बच्चा, चाहे नेता खुद नेता भ्रष्ट तो उसका बच्चा भी भ्रष्ट। अब आगे हम पढ़ेंगे अब आते हैं पाठक वर्ग। हम अपने दर्शकों को भी पढ़ेंगे अभी, लेकिन पाठक वर्ग आमतौर पर हर समाचार संगठन के प्रकाशित प्रसारित होने वाले समाज शास्त्र, यहाँ पर समाचार पत्र है। समाचार पत्र और रेडियो टीवी चैनलों पर एक खास पाठक, दर्शक या श्रोता वर्ग होते हैं जो सामने बैठकर उसको पढ़ेंगे नहीं तो देखेंगे। समाचार संगठन समाचारों का चुनाव करते हैं। जो भी समाचार संगठन वाले होते हैं हर समाचार का चुनाव करते हैं और अपने पाठक वर्ग की रुचियों और जरूरतों का विशेष ध्यान रखते हुए ही उसको प्रसारित कर देते हैं। जाहिर है कि किसी समाचारीय घटना का महत्व इससे भी तय होता है कि वह किसी खास समाचार का ऑडियंस होना चाहिए। किसी खास समाचार का ऑडियंस कौन है और उसका आकार कितना बड़ा है ये सब भी देखना पड़ता है, क्योंकि सब चीज है तो ऑडियंस के फैंस बेस पर भी होता है। ऑडियंस नहीं होंगे मतलब दर्शक नहीं होगा, पाठक नहीं होगा, श्रोता नहीं होगा तो भैया क्या होगा? मीडिया वाले क्या करेंगे? अचार थोड़े डालेंगे। इन दोनों ऑडियंस का समाचारों के महत्व के आकलन में जब उनका आकलन होता है, आकलन में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और जिसका देखो पाठक वर्ग कम हो रहे हैं लेकिन टीवी पर देखने वाले ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसका एक नतीजा यह हुआ है कि अतिरिक्त क्रिया शक्ति वाले सामाजिक तबकों, आर्थिक अमीरों और मध्यम वर्गों में अधिक पढ़े जाने वाले समाचारों को ज्यादा महत्व मिलता है और यहाँ पर मिल रहा भी है, क्योंकि यहाँ पर समाचारों को ज्यादा महत्व कम मिलता है पढ़े जाने वाले। लेकिन आज के समय में अखबार कम बिकता है, टीवी ज्यादा बिकता है। लेकिन अखबार भी बिकता है, पाठक वर्ग है, लेकिन टीवी वर्ग से अब कम हो गए हैं। इसकी वजह यह है कि विज्ञापनों की इन वर्गों में विज्ञापन लोग पढ़ते हैं तो विज्ञापन की इन वर्गों में ज्यादा रुचि होती है। लेकिन इस वजह से समाचार माध्यमों में गरीब और कमजोर वर्गों के पाठकों और
उनमें जुड़ी खबरों को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। सब किसी में बढ़ते जा रही है कि हाँ, कुछ कमजोर और गरीब खबरों को, चाहे कुछ गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों को, वहां से हटाओ, यहाँ पर लिखा है गरीब और कमजोर वर्गों के पाठकों और उनसे जुड़ी खबरों को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। मतलब पहले था कि गरीब और कमजोर लोगों के बारे में अखबार में मिलता था, लेकिन अब गरीब और कमजोर लोग अखबार पढ़ते ही नहीं है, परवड़ता ही नहीं है, पैसा ही नहीं बचता है और पढ़ने का शौक भी नहीं है। तो वहां पर क्या होता है कि इन लोगों का खबर भी छपना बंद हो गया है कि पढ़ने वाला खत्म तो पढ़ेगा कौन, इसलिए खबर ही मत छापो। नीतिगत ढांचा, विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है। इस नीति को संपादकीय नीति भी कहा जाता है। संपादकीय नीति का निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक करते हैं। समाचार संगठन समाचारों के चयन में, जितने भी समाचार संगठन बैठे होते हैं, समाचारों के चयन में अपनी संपादकीय नीति का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन इनका अर्थ यह नहीं हुआ कि वह केवल संपादकीय नीति के अनुकूल खबरों का ही चयन करते रहें, बल्कि वे उन खबरों को भी चुनते हैं जो संपादकीय नीति के अनुकूल नहीं होता है। यह जरूरी हो जाता है कि यह जरूर हो सकता है कि संपादकीय लाइन के प्रतिकूल खबरों को उतनी प्रमुखता न दी जाए, उतनी महत्व न दी जाए जितनी अनुकूल खबरों को दिया जा रहा है। संपादकीय लाइन जो लिखा जा रहा है उसका महत्व नहीं है, लेकिन जो अनुकूल खबरों में लिखा गया उसका महत्व कुछ लोग ज्यादा मानते हैं। ये देखो, उप संपादक है जो छांटकर अपना विचार लिख रहे हैं। अब आते हैं संपादन में इनका काम है कि भैया अंतिम चीज कर दो, अब छपेगा। जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका की चर्चा हमने अध्याय 1 में की थी कि हर अखबार में जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल होता है। समाचार संगठनों में द्वारपाल की भूमिका संपादक और सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य संपादक, उप संपादक, मुख्य उप संपादक, उप संपादक आदि निभाते हैं। ये लोग होते हैं कि देखेंगे क्या सही है, क्या गलत है, क्या जनता के सामने देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। वे न सिर्फ अपने संवाददाताओं और अन्य स्रोतों से प्राप्त समाचारों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि उनकी प्रस्तुति की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। उन्हीं पर होता है कि भैया आगे प्रस्तुत क्या करना है, मतलब जो आगे अखबार में छपेगा उसको किस हद तक छापना है, कैसे छापना है, ये सब संवाददाता वहां पर छापते हैं। समाचार संगठनों में समाचारों के संकलन का कार्य जहां रिपोर्टिंग की टीम करती है, वहीं उन्हें संपादित कर लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संपादकीय टीम पर होती है कि हम जनसंचार के माध्यम से जनता तक क्या, कैसे, कौन सा खबर पहुंचाएंगे। संपादन का अर्थ है किसी सामग्री से कोई भी उसके पास आ रहा है तो उसकी अशुद्धियों को दूर करके पढ़ने लायक बनाए। एक उप संपादक अपने रिपोर्ट की खबर को ध्यान से पढ़ता है और उसकी भाषा शैली, व्याकरण और बर्तनी तथा तथ्य संबंधित अशुद्धियों को दूर करता है और ठीक से व्याकरण के अनुसार छापता है। वह उस खबर के महत्व के अनुकूल उसे काटता छाटता है और उसे कितने, और वहां से दिया गया है वह उसे कितनी और कहां जगह दी जाएगी यह तय करता है। उसके लिए एक संपादन के कुछ सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है, तब उसके अनुसार मालूम चलता है कि कौन सा खबर कहां पर, किस कोना में, फ्रंट पर छापा जाएगा कि नीचे छापा जाएगा। फिर उसके आते हैं संपादन के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, किस किस बातों का महत्व रखना चाहिए। तो संपादन के सिद्धांत में आ जाता है, पत्रकारिता कुछ सिद्धांतों पर चलती है, आप नहीं जानते थे लेकिन अब जान लो। एक पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वह समाचार संकलन और लेखन के दौरान उनका पालन करेगा। आप कह सकते हैं कि ये पत्रकारिता के आदर्श या मूल्य भी हो सकते हैं। इनका पालन करके ही एक पत्रकार, उसका समाचार संगठन अपने पाठकों के विश्वास
जीत सकता है। मतलब यहाँ पर दिया जाता है कि अपने सिद्धांतों का इस्तेमाल करके, अपने सिद्धांतों पर चल के ही आगे पढ़ने वालों को अच्छा लग सकता है। अगर संपादक अपने सिद्धांत पर नहीं चलेंगे तो पढ़ने वाले अपने सिद्धांत पर नहीं चलेंगे। वो पेपर खरीदना बंद कर देंगे। जब पेपर खरीदना बंद हो जाएगा तो पेपर वाले का बैंड बज जाएगा। किसी भी समाचार संगठन की सफलता उसकी विश्वसनीयता पर टिकी हुई होती है। जैसे पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। कौन कौन सा सिद्धांत है जिसको पालन करना पड़ता है, बताता हूं। तथ्यों की शुद्धता, जो खबर आता है उसको शुद्ध करके छापो, जिसको बोलते हैं एक्यूरेसी। यहां पर एक्यूरेसी लिखा है, एक्यूरेसी। वस्तु परकता मतलब ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता, फेयरनेस, संतुलन, बैलेंस, स्रोत, सोर्सिंग, एंटीबुलेशन। मतलब हमारा सोर्स क्या है, सबसे पहले उस समाचार को शुद्ध करो, और वस्तु परखता, उसको जांच परख कर लो, निष्पक्ष रहो, संतुलन बनाकर रखो, स्रोत मतलब सबूत होना चाहिए कि हम यह छाप रहे हैं 100% सही है। आइए अब इन सिद्धांतों को संक्षेप में चर्चा करें और उनका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अर्थ हो सकता है। पहले यहां पर जानो, तथ्य बनाम सत्य, 6 अंधे और 1 हाथी। इसका कहानी बहुत मजेदार है। अपने 6 अंधों, यहां पर लिखा है, आपने 6 अंधों और 1 हाथी की कहानी सुनी होगी। यह भारतीय लोक कथा तथ्यों और सच्चाई के बीच के फर्क को काफी अच्छे ढंग से उजागर करता है। कैसे? 6 अंधे में बहस छिड़ गया कि हाथी कैसा होता है, हाथी किस तरह दिखता है, और फिर उन्होंने इस बहस को खत्म करने के लिए स्वयं ही हाथी को छूकर यह तय करने का निश्चय किया कि हाथी कैसा होता है। छू कर देख लेते हैं कि हाथी होता कैसा है। एक अंधे ने हाथी के पेट को छुआ और कहा, यह दीवार की तरह है। किसके तरफ? यह हाथी दीवार की तरफ है। पहला तो बोल दिया कि हाथी दीवार के जैसा है। दूसरे ने उसके दांतों को छुआ और कहा, नहीं नहीं, ये तो तलवार के जैसा है। तीसरे ने हाथ उसकी सूंड पर आई, तीसरे की हाथ उसके सूंड पर आई और उसने कहा, ये तो सांप की तरह है, सांप जैसा है। चौथे ने उसका पैर छुआ और कहा, चिल्ला कर बोला, तुम पागल हो गए हो, यह पेड़ की जैसे है, मतलब यह पेड़ की तरह है। पांचवें का हाथ हाथी के कान आया, मतलब पांचवें का हाथ हाथी के कान के पास गया तो उसने महसूस किया, तुम सब गलत हो, यह पंखे की तरह है, हाथी एक पंखे की तरह है। छठे अंधे ने उसकी पूंछ पकड़ी और बोला, बेवकूफो, हाथी दीवार, तलवार, सांप, पेड़, पंखों में से किसी भी तरह का नहीं है, यह तो एक रस्सी की तरह है। हाथी एक रस्सी की तरह है। हाथी तो चला गया, हाथी वहां से चला गया और 6 अंधे आपस में लड़ते रह गए। हर एक अपने तथ्यों के आधार पर हाथी की कहानी और हाथी की अपनी सच्ची छवि पर डगे रह गए और उसमें अड़े रह गए कि नहीं, हाथी कैसा है? हाथी तलवार जैसा है, दीवार जैसा है, सांप जैसा है, पेड़ जैसा है, पंख जैसा है। और एक तो भैया वो तो पूरा कल्पना ही कर डाला, हाथी को रस्सी बना डाला, तो हाथी रस्सी जैसा है। तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर मिल जाते हैं कि जो अपने तथ्य के अनुसार दूसरे का सुनते ही नहीं है। जब दूसरे का नहीं सुनोगे तो भैया गड़बड़ बात हो जाती है, ये हम सभी को मानना पड़ेगा। अब आते हैं तथ्यों की शुद्धता या तथ्य परकता। इसके बारे में समझ में आएगा कि तथ्य को, समाचार को शुद्ध कैसे किया जाता है। एक आदर्श रूप में मीडिया और पत्रकारिता यथार्थ वास्तविकता का प्रतिबिंब है। यहाँ पर देखा जाए तो एक मीडिया और पत्रकारिता को देखेंगे तो एक दूसरे का प्रतिबिंब है। मतलब शीशा के सामने हम खड़ा होते हैं तो कैसा हमारा एक कॉपी दिख जाता है, तो वैसा ही है। इस तरह एक पत्रकार समाचार के रूप में यथार्थ को पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन यह अपने आप में ही एक जटिल प्रक्रिया है। सच यह है कि मानव
यथार्थ नहीं है। मानव क्या है? यथार्थ नहीं है। यथार्थ की छवियों की दुनिया में राह नहीं है। अगर कोई सच हो जाए, पूरा सच्चा हो जाए, तो उसकी दुनिया में कोई राह नहीं है। तो थोड़ा सा झोल मचोल चलता है, क्योंकि सीधा पैर, सीधा आदमी और सीधा मुर्गा जल्दी कटाता है। किसी भी घटना के बारे में, चलिए घटना के बारे में बताता हूं। दुनिया को जो भी जगाने की कोशिश किया, सबसे पहले वही मारा गया। तैसे मुर्गा इंसान को सबसे पहले जगाने की कोशिश करता है, तो मुर्गा 4 बजे बांग देने लगता है। सुबह उठते लोग बोलते हैं बेटा तू कटेगा, और उसी को कटाकर भूज कर खा जाते हैं। इसीलिए जो दुनिया को जगाएगा उसकी मौत निश्चित है। इसलिए ऐसे जगाओ कि पता भी ना चले। सुबह सुबह जब सुबह सुबह का मौसम होता है ठंडा का, तो कोई उठाता है तो अजीब सा लगता है, लेकिन उठ जाने के बाद थोड़ा ठीक लगने लगता है कि हाँ उठा दिया, ठीक हो गया, टाइम बच गया, है कि नहीं। किसी भी घटना के बारे में हमें जो भी जानकारियां प्राप्त होती है, उसी के अनुसार हम उस यथार्थ की एक छवि अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं, और यही छवि हमारे लिए वास्तविक यथार्थ का काम करती है। हम जब सुबह सुबह उठते हैं, जो जानकारी हमें मिलती है, तो उसी का छवि अपने दिमाग में बना लेते हैं, वही हमारे रात तक चलता है, उसको हम बदलने नहीं देते हैं। एक तरह से हम संचार माध्यमों द्वारा सृजित छवियों की दुनिया में रहते हैं, मतलब एक कल्पना की दुनिया में रखते हैं। हम किस दुनिया में रहते हैं? कल्पना की दुनिया में रहते हैं। अब कल्पना शर्मा, कल्पना चौला मत समझ लेना अपने आप को। दरअसल यथार्थ मतलब सच्चाई, यथार्थ को उसकी संपूर्णता में प्रतिबिंबित करने के लिए आवश्यक है कि ऐसे तथ्यों का चयन किया जाए जो उसका संपूर्णता में प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब उसको पूरा करने में, पूरा हो गया उसमें अपने आप को झोंक दिए रहते हैं। लेकिन समाचार में हम किसी भी यथार्थ को अत्यंत सीमित चयन सूचनाओं और तथ्यों के माध्यम से ही व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी विषय के बारे में समाचार लिखते वक्त हम किन सूचनाओं और तथ्यों का चयन करते हैं और किन्हें छोड़ देते हैं। चुनौती यही होती है कि ये सूचनाएं और तथ्य सबसे अहम हो और संपूर्ण घटना और प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर है कि जो भी सूचना हम दे रहे हैं, चुनौती इस बात की होती है कि जो भी हम सूचना दे रहे हैं, ये सबसे अहम मतलब सबसे अलग हो और संपूर्ण घटना का प्रतिनिधित्व करता हो, पूरा घटना को दिखा देता है, ये चाहे बता देता है। तथ्य बिल्कुल सटीक और सही होना चाहिए। जो भी हम देखते हैं एकदम सटीक और सही होना चाहिए, उन्हें तोड़ मरोड़ करना नहीं चाहिए। जो खबर है उसको तोड़ मरोड़ करके मसाला डालकर नहीं जनता के सामने पेश करना चाहिए। लेकिन आज का मीडिया पूरा एकदम तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। जैसे 6 अंधों और 1 हाथी की कहानी को ही ले लीजिए, जो ऊपर मैंने आपको 6 हाथी और 1 अंधे की कहानी मैंने बताया। वे तथ्य या सूचनाओं को हर अंधे ने हाथी को छूकर प्राप्त किया था और अपने आप में सोचे थे कि कैसा हो सकता है। हाथी का कान पंखों का जैसा होता है, लेकिन हाथी तो पंखे जैसा नहीं होता है, हाथी भारी होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि तथ्य अपने आप में तो सत्य होता है, तथ्य अपने आप में सही होता है, लेकिन अगर किसी संदर्भ में उसका प्रयोग किया जाता है, चाहे किसी भी संदर्भ में उसका प्रयोग किया जा रहा हो, तो उसका पूरे विश्व चाहे उसका विषय के संदर्भ में प्रतिनिधित्व पूर्ण होना या कोई तथ्य को मिलाकर देखना आवश्यक हो जाता है। इस स्थिति में तथ्य अर्थात की सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं कि क्या हो सकता है। अगर इंसान सही होगा, सच्चा होगा, तो सच्चे खबर को सामने प्रस्तुत करेगा, लेकिन जो घुसखोर होगा, दलाल होगा, वो क्या करेगा? गलत खबरों, सही खबरों में तेल मसाला डालकर गलत बनाकर पेश कर देगा। आगे हम पढ़ेंगे वस्तु परखता, कि हम उसको कैसे परख सकते हैं कि हमारा समाचार कैसा है, कैसा नहीं है। इसके अनुसार ही हमें मालूम चलेगा कि हम क्या पेश कर रहे हैं, क्या हम पेश नहीं कर रहे हैं, और क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए। आपको कुछ भी डाउट हुआ बेझिझक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और आपको जो भी कमेंट करना है आप मेल बॉक्स पे भी कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया है। धन्यवाद।